हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। परेशान नहीं हुई है, आगे भी आता रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो एजुकेशन है उस पर सभी का समान अधिकार है और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये आपको फ्री प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पे। बहुत ही छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। भाई बुक्स तो बहुत मिलती हैं, तो इसमें क्या खास है? बिल्कुल इसमें खास है। खास ये है कि इसमें हमने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी रेडी करी है। अब ये कैटेगरीज क्या हैं? जैसे कि आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक बुक हमारी टोटल रहेगी जिसके अंदर हमारे सिर्फ सैम्पल पेपर रहेंगे। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं, कोई भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद में उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बुक हमारे पास में रहेगी जिसमें कि टोटल हमारे पास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जैसे हिंदी का है तो हिंदी के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है सब वो एक ही बुक पे रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे वैसे एक बुक हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। देखिए इस तरीके से सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक है, फिर एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। तो इस तरीके से अलग अलग बुक हमारे पास रेडी है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। एक मेंबर, हमारा टीम मेंबर जल्द ही आपसे बात करेगा इस बुक के लिए। तो बुक भी प्राप्त करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। अब आ जाते हैं आज के हम वीडियो पे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है कि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 6। तो अभी तक हम 5 कर चुके हैं, अभी आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 6। तो सबसे पहले जो हमारे पास में कुछ निर्देश आते हैं उनको हम देखेंगे। समय हमारे पास 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक हमारा 80 मार्क्स का रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, आ और बा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 के उत्तर देने हैं। यानी जो खंड का है उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी संख्या है 45, लेकिन आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड बा में हमसे टोटल कैसे पूछे गए हैं? वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव, पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देना है और सभी प्रश्नों के साथ ऑप्शंस मौजूद हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो टोटल 18 क्वेश्चन है। खंड का में हमारे पास में 10 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन खंड बा में है। सारे ही क्वेश्चन हमें करने हैं, लेकिन अंदर जो विकल्प दिए हैं उनको पढ़ते हुए यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं, यानी कि लाइन से देने। 1 से लेकर 18 तक आप सीक्वेंस में आंसर्स देंगे। अब आ गए हम खंड आ के पहले प्रश्न पे। यहाँ पर पहले प्रश्न में हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ते हैं और इस पे आधारित प्रश्नों को करते हैं। तो ये हमारे रहेंगे 5 मार्क्स के, यानी कि 5 हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे पहले अपठित गद्यांश पे। तो गद्यांश को बहुत सारे हमारे पास ये क्वेरीज आती हैं कि गद्यांश को हम कैसे करें। गद्यांश को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके पढ़ने और एकाग्रता की जो है वो प्रैक्टिस होती रहेगी। जब आप ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करते रहेंगे तो आपके सामने कोई भी गद्यांश आ जाएगा, आप इजी कर लोगे। तो सबसे तरीका अच्छा यही है कि आप जितना हो सके आप रीडिंग स्किल को जो है एनहांस करिए, क्योंकि जो भी आप गद्यांश पढ़ोगे वो आपके रीडिंग पे ही कैपेसिटी पर बेस्ड रहता है। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से समझोगे और उतने अच्छे से आंसर्स दे पाओगे। तो देखिए क्या है, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब तथा रुपए गिनने तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। आज भी कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है तथा आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। मतलब अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है, इसके आगे अभी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा इसके इस्तेमाल में। प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर आज की ज़रूरत है? इसका उत्तर है, कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे, लेकिन आज की ज़रूरत वो बन चुका है क्योंकि हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होने लगा है।
सांसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। तो हर क्षेत्र में क्या हो रहा है ना, इतना ज्यादा विस्तार हुआ है कि उसको मैन्युअली जो है हम नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी विस्तारीकरण होगा, या तो आप मैन पावर बढ़ाइए, नहीं तो कंप्यूटर से कंट्रोल करिए। पहले मनुष्य जीवन भर में यदि 100 लोगों के संपर्क में आता था, तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले वह दिन में 5-10 लोगों से मिलता था, तो आज 50-100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था, तो आज रातें भी व्यस्त रहती हैं। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं तथा साधन भी बढ़ रहे हैं। जब सब कुछ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी के सोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारी नीड है कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो कोई ना कोई चीज़ हमने इजाद करी और उसी का आविष्कार किया गया, वो था कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। यानी कि कोई भी मिसहैपनिंग, कोई भी जो है ना ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करता है, पूरे सुचारू ढंग से काम करने के लिए ले आता है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। जब बहुत सारा काम होता है तो जाहिर सी बात है कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां मैन्युअली हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर से अगर किया जाए तो इन गलतियों की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने के लिए कर्मचारी ही हड़बड़ा कर काम करते थे, एक भूल से घबरा कर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफी सुविधा हो गई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंप्यूटर जहाँ हर क्षेत्र में व्याप्त है, तो हमें कितनी ज्यादा वो सुविधा भी प्रदान कर रहा है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है? अब इसके बारे में गद्यांश में क्या स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपको सही करना है। क्या है पहला, क्योंकि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। क्योंकि कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। क्योंकि कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गई है। क्योंकि कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है आपका का। क्या है? क्योंकि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई। क्यों असंभव हो गई? क्योंकि हर क्षेत्र में जब कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, विस्तार बढ़ रहा है आपका, जब हर जगह हम प्रगति कर रहे हैं, तो उस प्रगति को नियंत्रित करने के लिए, मतलब वो अनियंत्रित ना हो प्रगति की रफ्तार और उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हर क्षेत्र में कंप्यूटर लगाया गया है। इसीलिए आज क्या है, हम बिना कंप्यूटर के इस क्षेत्र को हम सोच ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है? अब हमें यहाँ पर 4 जो है वो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है गद्यांश के हिसाब से। कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर द्वारा ही संभव है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो है आपका खा। कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। ये तो हम ही जानते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको तुरंत ही कंप्यूटर पकड़ भी लेता है और उसे सुधार भी देता है। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है? अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है? वो क्या है? अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ जन जागरण लाने की, अधिक से अधिक कार्य कभी भी व कहीं पे भी करने की। तो अब किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढा है? वो है अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की। मैंने जैसे बताया, जनसंख्या बढ़ रही है, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वो प्रगति अनियंत्रित ना हो, वो नियंत्रित बनी रहे, इसके लिए कंप्यूटर में हम उसका निराकरण ढूंढते हैं। तो वही ऑप्शन दिया है, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की।
नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? क्या कारण था? जब कंप्यूटर हम इस्तेमाल नहीं करते थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। क्या था वो? लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थी, गलतियां होने के डर से कर्मचारी घबराए हुए रहते थे, क्रिकेट मैचों में गलत निर्णय का खतरा रहता था, मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। तो अब तनाव किस कारण से होता था? वो तनाव था आपका गलतियों होने के डर से कर्मचारी घबराए हुए रहते थे, जिससे काम कम और घबराहट ज्यादा, तनाव ज्यादा होता था। नंबर 5 है, कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है। क्यों अधूरी है आज कंप्यूटर के बिना? क्या कारण है? सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हैं। कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। कंप्यूटर की सारी प्रक्रियाएं आसान बना दी हैं। कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। तो अब यहाँ पर क्यों ये क्या कहते हैं जरूरी हो गया आज का, अभी हम आज की दुनिया क्यों कंप्यूटर के बिना अधूरी है? तो इसका कारण है सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गए हैं, इसलिए आज क्या है, कंप्यूटर आवश्यक हो गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे भी हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया है जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और हमें यहाँ पर 5 ही प्रश्न करने हैं। तो ये हमारा 5 मार्क्स का है। तो शुरू करते हैं गद्यांश पढ़ना। पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहां तहां चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहां चाहो हाँक कर ले जाओ। जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ जाता है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु कहा जाएगा। पशु को चाहे कितना मारो, चाहे कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगता है। तो यहाँ पर बताया है ना, जो व्यक्ति अपनी सोच समझ से काम नहीं करते, उनको जिधर रास्ता दिखा दो वो उधर चल देते हैं। और हम डांट लेंगे, अपमान कर लेंगे, लेकिन बाद में अगर जरा सा हम प्यार से बात कर देंगे तो वो सारी हकारत भूल जाते हैं। तो ये ऐसे मनुष्य क्या होते हैं? पशु के समान ही तो वे, जिनकी अपनी सोच, अपना सम्मान सब कुछ नहीं होता। ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी जरा सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे बहुत से हम लोग देखते हैं। कुत्ते को कितना भी प्रताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं? इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है। पशुओं में भी कई पशु मारपीट और अपमान को नहीं सहते। बहुत से पशु ऐसे, अगर आप डांट दो या कुछ कर दो तो वो देखिए रूठ के चले जाएंगे, आपसे बात तक नहीं करेंगे। वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशु ने तो प्राण त्याग दिए, ऐसा सुना जाता है। पर इस प्रकार के पशु मनुष्य कोटि के हैं, उसमें मनुष्यत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो अतियुक्ति ना होगी। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे जहां पर मनुष्य हैं जो पशु जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पशु भी हैं जो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। तो वो पशु किसमें आते हैं? मनुष्य कोटि के अंतर्गत आते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए। क्यों त्याग दिए थे भाई? देखें, उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा। उन्हें तिरस्कृत होकर जीवन जीना उचित नहीं लगा। यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मारपीट से अधिक कारगर है। वह यह दिखाना चाहते थे कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है कि ना कि उन्हें लोगों की। तो क्यों उन्होंने प्राण त्याग दिए थे? क्योंकि उनका तिरस्कार किया गया था और वो जो है खाना खाने से इंकार कर दिया था। तो क्या है, उन्हें तिरस्कृत होकर जीवन जीना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई मनुष्य बंधन स्वीकार करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा। मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। मनुष्य बंधे हुए पशु के समान हो जाएगा। मनुष्य की निरंकुशता में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर बंधन अगर मनुष्य स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा? उसके साथ होगा मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। मतलब मनुष्य के अंदर जो अपना खुद का डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। कोई भी मनुष्य अगर किसी के बंधन में या इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो उसके खुद की डिसीजन की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है।
मनुष्यत्व की परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता, न्याय, शांति या प्रेम? तो यहाँ पर अगर उसको हम परिभाषित करें तो वो है सही स्वतंत्रता। यानी कि आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य कर सकें। ये इतनी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? क्या है? सभी पशुओं में मनुष्यत्व है, सभी मनुष्यों में पशुत्व है, मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है, मान अपमान की भावना केवल मानव ही समझता है। तो यहाँ पर किस चीज की हम उद्घोषणा कर सकते हैं? वो है मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है। कि जरूरी नहीं कि जैसे पशु को बंधन में रखा जाता है, मानव को भी बंधन में रखा जाए। नंबर 5 है, गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? गद्यांश में किस चीज को लेकर नर और पशु की तुलना किन बातों में है? पिटने की क्षमता, पूंछ कान आदि का हिलाना, बंधन स्वीकार करना या लकड़ी द्वारा हाँके जाना। तो यहाँ पर जो दोनों में समानता बताई गई है वो है बंधन स्वीकार करना। मनुष्य भी, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो बंधन स्वीकार करते हैं और पशु तो बंधन स्वीकार करते ही हैं। तो इसी चीज को लेकर तुलना की गई है। अब आ गए प्रश्न संख्या 3 से। तो प्रश्न संख्या 3 से हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। बहुत ध्यान से करेंगे, हमारे व्याकरण के जो 4 टॉपिक हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्न पदबंध पे पूछे गए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये होगा हमारा 4 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, तातारा बहुत बलशाली भी था, रेखांकित में पद होगा। अब आपको बताना है जो बहुत है वो रेखांकित है, वो कौन सा पद है। तो यहाँ पर बहुत किसके बारे में बता रहा है? बलशाली के बारे में। बलशाली क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ये हमारा क्या है? इसको ये हमारा हो जाएगा विशेषण पद। कौन सा पद है ये? विशेषण पद। नेक्स्ट आते हैं, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं। वाक्य में क्रियापद है, क्रिया कोई काम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनते रहते हैं, ये हमारा क्रियापद है। नेक्स्ट आ रहे, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब बंगले के पीछे, ठीक है, क्या है? लगा पेड़। तो यहां पर पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध, क्योंकि पेड़ की विशेषता बताई जा रही है कि वो बंगले के पीछे लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, वाक्य डैश से बनता है। किससे बनता है? किससे बनता है? स्वर, व्यंजन, शब्द या पद? तो कोई भी वाक्य पद से बनता है। किससे बनता है? पद से बनता है। मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? रेखांकित है तेजी से दौड़ता हुआ। अब वो पहुंचा था, कैसे पहुंचा था? तेजी से दौड़ता हुआ। तो पहुंचा था क्रिया था और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? वो तेजी से दौड़ता हुआ पहुंचा था। तो अंडरलाइन जो पद हैं वो पदबंध हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां पर हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमको 4 प्रश्न करने हैं। तो देखिए क्या है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। तो पहला वाक्य देखिए पूर्ण है, समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। तो सिंपल ये क्या हो गया? ये एक संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। यहां पर 2 वाक्य हैं, 2 वाक्यों को हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है। नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें ढूंढते हैं। क्या है? राम ने घर जाकर मां को देखा, ये एक सरल वाक्य हो गया। राम घर गया और उसने मां को देखा, ये हमारा संयुक्त वाक्य आ रहा है। तब भी आगे बढ़ते हैं, राम घर गया अतः उसने मां को देखा। देखिए ये भी एक संयुक्त वाक्य है। अब यहां पर 2 हमारे पास संयुक्त वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं, जब राम गया तब उसने मां को देखा, तो ये भी नहीं होगा, ये एक मिश्र वाक्य में आ गया। अब इस कंडीशन में जहां पर 2 हमारे संयुक्त वाक्य हो, उस जगह आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या है? उस जगह फिर हम शुद्ध वाक्य को शुद्धिकरण के हिसाब से ढूंढना शुरू करते हैं। 2 वाक्य हमें यहाँ पर सारे नियम पालन करते हुए दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे हमारे अव्यय। ठीक है, तो अव्यय हमने जैसे बोला आपसे कि हम संयुक्त वाक्य में हमेशा जो है समानाधिकरण अव्ययों को लगाते हैं, जो समान अधिकार रखते हैं। तो यत, अतः, तथा जो है वो समानाधिकरण अव्यय में नहीं आता है। इस कंडीशन में हमारा खा वाला सही होगा। ये देखिए खा हमारा सही है।
नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब आपको मिश्र वाक्य ढूंढना है। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, ये एक सरल वाक्य है, ये गलत है। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी एक सरल वाक्य है। सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है। उसने खाना खाया और सो गया, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो सही ऑप्शन हमारा गा है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। अब हमें संयुक्त वाक्य को ढूंढना है। पहला पढ़ते हैं, वह बाजार पुस्तक खरीदने गया। कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया, ये भी एक सरल वाक्य है। जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया, यह एक मिश्र वाक्य है। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो सही है हमारा घा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं। जब हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में तब्दीली करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण। तो यहां पर यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी वाक्य रूपांतरण। सही ऑप्शन है खा। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर हमारे पास समास आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न करने हैं, 4 नंबर के हमारे ये प्रश्न रहेंगे। तो नंबर 1 है, महावीर शब्द में कौन सा समास है? अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है? विग्रह। समास को ढूंढने से पहले अगर वो विग्रह है तो आप आराम से उस समास का नाम बता सकते हो। जैसे यहां दिया है महावीर, तो महावीर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान है जो वीर। जैसे ही हमने विग्रह किया तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको सीधे से समझना चाहो तो यहां पर वीर की जो महान क्या बताया जा रहा है? विशेषता कि वो महान है, यानी कि यहां पर ये विशेष्य है और ये विशेषण है। तो ये समास जहां पर आपका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद आपका विशेष्य हो, वो कौन सा समास होता है? वो होता है कर्मधारय समास। तो सही है हमारा का। नेक्स्ट आते हैं, वन गमन समस्त पद का विग्रह होगा। अब यहां पर हमारे पास समास दिया है, इसका विग्रह करना है। अब क्या है? वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, वन और गमन। अब वन गमन, वन का मतलब हुआ जंगल, गमन मतलब हुआ जाना। तो यहां पर क्या हो गया? ये होगा वन को गमन। तो सही ऑप्शन है हमारा वन को गमन। अब यहां पर अगर हम समास ढूंढे तो कौन सा होगा? को लिखा हुआ है। को एक कारक है और कारक आधारित हमारा समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। अब को किस विभक्ति की पहचान है? किस कारक की पहचान है? वो है संबंध कारक की। तो यहां पर ये समास कौन सा हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। देखिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन तब भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि अगर कभी कुछ भी चीज पूछी जाए तो आपको उसका समास निकाले जाने की पूरी आदत हो। तो ये हमारा क्या समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, पीत है जो अंबर का समस्त पद होगा। पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे पीत है जो अंबर, तो ठीक है, यहां पर क्या हुआ? इसको होगा हमारा पीतांबर। कौन सा है? पीतांबर। सही हमारा ऑप्शन है ये गा। अब पीतांबर जो है ये कौन सा समास होगा? सबसे पहले तो पीतांबर जो समास आ रहा है ये इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य, सीधे सीधे ये एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट आते हैं, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। और समास भी दिया है। अब क्या है? गुरु दक्षिणा विग्रह करिए। आप जो ऑप्शन दिया है उसको पहले किनारे कर दो। यहां पर गुरु, गुरु मतलब हमारे जो टीचर होते हैं, दक्षिणा मतलब उनको जो हम दक्षिणा प्राप्त कर मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो भी उपहार देते हैं, तो दक्षिणा। तो अब ये गुरु दक्षिणा जो होती है, क्या इसके बीच में क्या कारक लग सकता है? गुरु के लिए दक्षिणा। तो सही ऑप्शन हमारा है घा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब ये तत्पुरुष समास है, ये भी हमने निकाल दिया, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के भी तो भेद हैं, उसको निकालिए। के लिए, यहां पर विग्रह के, यहां पर जो हमने बीच में कारक लगाया है के लिए कौन से समास की पहचान, कौन से कारक की पहचान है? वो है संप्रदान कारक की। तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं,
दिनचर्या समस्त पद का विग्रह होगा, दिनचर्या। अब क्या होगा, इसका विग्रह करिए। देखिए, दिन की चर्या क्या है, दिन की चर्या मतलब डेली रूटीन। दिनचर्या का इंग्लिश का वर्जन क्या होगा हमारा, डेली रूटीन, यानी कि दिन की चर्या। अब की लगा हुआ है, सिंपल तत्पुरुष समास है, की संबंध तत्पुरुष समास। अब आते हैं नंबर 6 पे। यहां पर हमारे पास में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं मुहावरे आधारित। यहाँ पर सही मुहावरा हमें ढूंढकर लिखना है। सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, 4 मार्क्स का रहेगा। पहला प्रश्न है, पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूँ? अंधों में कान्हा राजा, एक पन दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पे खड़ा। तो क्या होगा, पढ़ाई में मेहनत कर मैं पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तो पैरों पे खड़ा होने का तात्पर्य क्या होता है, मतलब मैं जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं कहीं जॉब करने लगाऊंगा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, विपत्ति में उसकी अक्ल डैश, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या हुआ, विपत्ति में उसकी अक्ल खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। तो क्या होगा, विपत्ति में उसकी अक्ल जो है वह चकरा जाती है, मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। नंबर 3 है, सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश। अब क्या होते हैं, बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। तो क्या सही मुहावरा क्या है, वो होगा सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं। नेक्स्ट है, गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। क्या करके पढ़ाते हैं, गला काट, पेट काट, खून बहा या मन लगा। तो क्या होगा, गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। पेट काट कर मतलब बहुत ही ज्यादा सेविंग करके, वो पेट काटने का तात्पर्य होता है अपनी सारी इच्छाओं को मार के बच्चों के लिए कार्य करना। नेक्स्ट है नंबर 5, 2 दिन बाद भोजन मिलने पर वह उस पर डैश। अब भोजन मिला तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद भोजन मिलेगा तो आदमी क्या होगा बताइए, पगड़ी रखना, टूट पड़ना, नकेल हाथ में होना या नानी याद आना। 2 दिन बाद भोजन मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम उस पे टूट पड़ेंगे। तो क्या हुआ, वह टूट पड़ा। नंबर 6 है, अमित पर अमीर बनने का डैश था। क्या था अमीर बनने का, भूत सवार होना, सूरज को दीपक दिखाना, सिक्का जमाना, शान में बट्टा लगना। तो क्या था, उसका भूत सवार था, मतलब कि अब उसे किसी भी तरीके से अमीर बनना है। तो है अमित पर अमीर बनने का भूत सवार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। यहां से अब हमारे पास में हमारे जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श संचय, उस पर आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आया स्पर्श की काव्य खंड से जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, उनमें से एक पद यहाँ पर रखा गया है, उस पद को पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो शुरू करें। कर चले हम फिदा जानुतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये जो हमारे सामने काव्यांश रखा गया है, ये है कर चले हम फिदा से, कि किस तरीके से मरते हुए सैनिक अब बोल रहे हैं कि अब हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले ये वतन है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। पंक्ति में सर किसका प्रतीक है, सर हमने हिमालय का ना झुकने दिया। तो सर किस चीज का प्रतीक था, वो है स्वाभिमान का। तो सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा, का, स्वाभिमान का। नेक्स्ट है, पद्यांश में बागपन शब्द प्रतीक है किस चीज का, वक्रता, अद्भुता, छवि या बेमिसालपन का। तो यहाँ बागपन जो प्रतीक है वो है आपका बेमिसालपन का, मतलब बहुत ही अच्छा काम जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य क्या है। धरती बनी है दुल्हन आज साथियों, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ धरती दुल्हन बनने का। दुल्हन की भांति शर्मा रही है, सैनिक के खून से नहा रही है, बलिदान से गौरवान्वित हुई है,
दुल्हन की भांति अपने प्रियतम की आस देख रही है। तो यहाँ पर धरती बनी है दुल्हन साथियों, उसका तात्पर्य है बलिदान से गौरवान्वित हुई है। बलिदान है और वो बहुत ही गौरव महसूस कर रही है। नेक्स्ट है, सर पर कफन बांधने का अर्थ क्या है? सर पे कफन बांधने का अर्थ क्या है? बलिदान के लिए तैयार होना, मरने की कोशिश करना, अपने लिए जान की बाजी लगाना, लोगों को दिखाना कि हम मरने से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर सर पर कफन बांधने से तात्पर्य है बलिदान के लिए तैयार होना। मतलब हम जिस भी काम पे जा रहे हैं, अगर वहां पर हमें मृत्यु भी मिल जाए तो हमें डर नहीं है। नंबर 5 है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम बताइए। अब ये किससे लिया गया? तो हमने ये तो बता दिया था, कर चले हम फिदा से है, और इसके कवि हैं कैफी आजमी। ये हमारा सही है। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। यहां पर हमारे जो है काव्य खंड के ही 2 प्रश्न दिए गए हैं। जितने भी चैप्टर उनमें से 2 प्रश्न हैं और दोनों ही करने हैं। ये हमारा रहेगा 2 मार्क्स का। क्या है? अंतरिक्ष में खड़े देव अपनी बाहु को क्यों बढ़ा रहे? बाहु मतलब बाहों को क्यों बढ़ा रहे हैं? समृद्धि के लिए, स्वस्थता के लिए, मार्गदर्शन के लिए या मदद के लिए? तो अंतरिक्ष में खड़े देव अपनी बाहु को बढ़ा रहे हैं, वो है मार्गदर्शन के लिए। हमारा मार्गदर्शन वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द्रौपदी की लाज राखी आप बाढ़्यो चीर, पंक्ति का आश्रय क्या है? तो यहाँ पंक्ति का क्या तात्पर्य है? द्रौपदी की लाज रखने के लिए आपने उनका चीर अर्थात वस्त्र को बढ़ा दिया था। तो ये पंक्ति का अर्थ की हमने बता दिया। क्या है? देखिए, द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी लाज रखने के लिए आपने यानी श्री कृष्ण ने उनके चीर अर्थात साड़ी को बढ़ाया। दूसरा है, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर आपने उसकी रक्षा की। हरि का यहाँ साड़ी यानी चीर से कोई संबंध नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा का है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में अब हमारी स्पर्श बुक का जो गद्य खंड है उस पर आधारित प्रश्न है। तो उसमें अब जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उसमें से एक गद्यांश यहाँ रखा गया है, उस गद्यांश को पढ़ना है। उस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 ही प्रश्न के उत्तर हमको यहाँ पर करने हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रहा है, ये गद्यांश है तातारा वामीरो की कथा से लिया गया है। गद्यांश पढ़िए। वामीरो के रुंदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। उसका क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। तो किस तरीके से रोती हुई वामीरो को देखकर और उसकी माँ के कहे अपशब्दों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया, और उस क्रोध को निकालने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली थी। और उसके बाद क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। तो ये हमारे पास गद्यांश था, ये हमने पढ़ा। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है? क्रोध जिस तरीके से भड़कता है उसी तरह अग्नि भी भड़कती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें निकालना है। क्या है? क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। क्रोध और अग्नि दोनों पर नियंत्रण कठिन है। तातारा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वामीरो की माँ और तातारा दोनों ही गुस्से में थे। तो यहाँ पर क्रोध और अग्नि की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि क्रोध और अग्नि दोनों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी तरह आग कहीं लग जाए और अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे भी कोई नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्रोध और अग्नि की तुलना की गई है। नेक्स्ट है, तातारा को गुस्सा क्यों आया था? किस लिए आया था? एक तो भाई वामीरो रो रही थी, दूसरा वो कुछ कर नहीं पा रहा था, इस कारण से उसको आया था। तो क्या है? वामीरो की माँ ने तातारा से झगड़ा किया, इसलिए उसे विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था। वामीरो वह विवाह के लिए तैयार ना था। वामीरो ने तातारा की सहायता नहीं की। तो यहाँ पर जो मैंने बोला वो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो सही है वो है उसे विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था। अगर वो परंपरा ना होती तो वामीरो रोती नहीं और यहाँ पर सबके बीच उसका अपमान नहीं होता और तातारा को भी गुस्सा नहीं आता। दोनों की वजह तो आराम से शादी हो जाती ना।
नेक्स्ट है, वामीरो की मां को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा? अब वहां पर वामीरो पशु पर्व में रो रही थी सबके सामने, तो अब माँ को अपमान तो लगेगा ही। तो यहाँ क्या था, माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। माँ को वामीरो के लिए तातारा पसंद नहीं था। माँ गांव की परंपरा से बंधी थी। माँ वामीरो से बहुत प्यार करती थी। तो माँ के गुस्से का कारण था कि माँ गांव की परंपरा से बंधी हुई थी। परंपरा थी कि भाई दूसरे गांव के लड़के से बात नहीं करनी, और वो वहां पर दूसरे गांव के लड़के के सामने रो रही थी। तो ये उसको समझ में ये चीज़ आ गया था कि दोनों ही प्रेम बंधन में बंध चुके हैं। तो इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित थी, क्योंकि इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता था। इसीलिए वहाँ माँ अपमानजनक महसूस कर रही थी। नंबर 4 है, तातारा वामीरो कथा समाज की किस समस्या की ओर इंगित कराती है? कौन सा है? वो है जाति प्रथा की ओर, बेमेल विवाह की ओर, विवाह के परंपरा नियमों की ओर, या बाल विवाह की ओर। तो कौन सी परंपरा है? वो है आपकी विवाह के परंपरागत नियमों की ओर। बहुत से परंपरागत नियम होते हैं, उनकी तरफ ये इशारा करती है। नेक्स्ट है, आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है? आग बबूला हो उठने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोध आना, आग की प्रचंड लपटों की तरह लहराना, बच्चों की चिंता करना, बहुत परेशान हो उठना। तो यहाँ पर आग बबूला होने से तात्पर्य है अत्यधिक क्रोध आना। जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो क्या तुम एकदम आग बबूला होते चले जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। अब आगे प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ पर हमारे स्पर्श बुक के गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से 2 प्रश्न हमारे सामने रखे गए। इन दोनों ही प्रश्नों को हमें करना है, और ये है हमारे 2 मार्क्स से। शैलेंद्र कितने वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में रह रहे थे? कितने थे? 10 वर्षों, 20 वर्षों, 30 वर्षों या 35 वर्षों से? तो वो थे आपके 20 वर्षों से इस फिल्म इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है, पद से हटाए जाने के बदले में वजीर अली को क्या दिया गया? जब वजीर अली को पद से हटाया गया तो उसे क्या दिया गया था? 1 महल और 2 रानियां, 3 लाख रुपए सालाना, सरकारी पद पर नौकरी, या उपरोक्त सभी। तो वो उसको दिया गया था 3 लाख रुपए सालाना उसको मिलते थे अपने खर्चे चलाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमारा खंड आ खत्म होता है। अब हमारा शुरू होता है खंड बा, जहां पर हमें टोटल वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि डिटेल में सबके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 से शुरू है। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? अब हमारे जो गद्य खंड के पाठ है उनमें से हमारे सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं। 60 शब्दों के वो होने चाहिए। एक प्रश्न हमारा 3 मार्क्स का है, ठीक है, सॉरी 2 मार्क्स, हाँ 3 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था? अब आपको बताना है, जो हमने एकांकी पूरा पढ़ा है उसमें कैसे हमें पता चलता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। ऐसे कई वाक्य आए, ठीक है। उसने एक तो वकील को मार दिया, अकेले कर्नल के खेमे में घुस गया, वहां से कारतूस ले आया, अपनी सेना खड़ी करके वो जंगल में जो है अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करता रहा। तो बहुत से ऐसे वाक्य हैं। तो देखिए क्या है, वजीर अली अवध का नवाब था, उसे अपदस्थ कर अंग्रेजों, अपदस्थ का मतलब होता है अपने पद से हटाकर अंग्रेजों ने अपने समर्थक शहादत अली को अवध का नवाब बना दिया था। वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या के बाद विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा अंग्रेज को भारत से खदेड़ने का कार्यक्रम बनाया। वजीर अली साहसी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था। वह अकेले ही कर्नल के खेमे में चला गया और वहां पहुंचकर कर्नल से अपनी ही गिरफ्तारी के लिए कारतूस यानी बंदूक आदि में रखकर चलाई जाने वाली धातु ले लिए थे। साथ ही कर्नल पर अपना रौब जमाकर उसे स्वयं अपनी बहादुरी से परिचित करा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वजीर अली वाकई एक जाबाज सिपाही था। भाई कारतूस लेने के लिए खेमे में घुसा, यही खुद अपनी ही गिरफ्तारी के लिए कारतूस लेने के लिए घुसा, और जब कारतूस ले लिया तो अंत में परिचय भी दे दिया कि भाई मैं वजीर अली हूँ, और वहां से निकल आया। तो ये उसका भाई जिसको पकड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना पड़ाव डाली थी, उसी सेना में चले आओ कि भैया लो हमको कारतूस दे दो, और वो कारतूस दे भी दें। इससे बड़ी बहादुरी का क्या नमूना होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो यहाँ पर जीवन की समझ कैसे आती है? अनुभव से आती है। ये बड़े भाई साहब ने हमें कई बार बताने की कोशिश करी है अपने वक्तव्यों के द्वारा।
बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तक पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर आती है। वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वरन उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना बड़ी बात है। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं को अधिक कुशलता से निपटा लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमारे घर में जो हमारे दादा दादी या परदादा वगैरह जिनसे भी आप मुलाकात हुई होगी तो आप देखते होंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी समस्या रख दो तो वो बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका जीवन को लेकर अनुभव है जिसे वो काम में लाते हैं। कहानी में बड़े भाई द्वारा इस बात को सिद्ध करने के लिए अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने बताया था ना कि हेडमास्टर कितना जो है क्या कहते हैं घर को व्यवस्थित नहीं कर पाते थे, उनके खर्चे बहुत होते थे, लेकिन माँ जब से आई तब से वो सभी चीज़ें कंट्रोल हो गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने, ये सभी कम पढ़े लिखे थे लेकिन इन सभी को जीवन का अनुभव अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज कपूर शैलेंद्र को फिल्म निर्माता के रूप में कैसा मानते थे? उन्होंने एक सच्चा मित्र होने का दायित्व निभाने के लिए क्या किया? राज कपूर, सबसे यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए, दोनों को ध्यान दीजिएगा। पहला है, राज कपूर शैलेंद्र को फिल्म निर्माता के रूप में कैसा मानते थे? आपको पहले ये बताना है। फिर एक सच्चा मित्र होने का दायित्व उन्होंने किस तरह, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोई मेहनताना नहीं लिया था, है ना, तीसरी कसम के लिए कोई भी मेहनताना नहीं लिया था। तो क्या है, राज कपूर एक प्रतिभाशाली अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे। वे जानते थे कि शैलेंद्र एक कवि का हृदय रखते हैं। वे फिल्म निर्माता के रूप में मसालेदार फिल्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हृदय कवि का है तो कैसे मसालेदार फिल्में बनेंगी जो बाजार में बिकती। सच्चा मित्र होने के कारण उन्होंने केवल शैलेंद्र की पहली फिल्म में काम करने को हामी भर दी, अपितु पारिश्रमिक के रूप में केवल 1 रुपया लेकर शैलेंद्र के आर्थिक बोझ को काफी हद तक हल्का करने की कोशिश की। कि भाई वो निर्माता तो थे नहीं प्रोफेशनल, वो कवि थे, तो अब उनके पास इतना पैसा हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर जो हीरो की एक जो पे फीस होती है उसको उन्होंने कितना कर दिया, 1 रुपये में उन्होंने पूरी फिल्म करने के लिए वो राजी हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस फिल्म को बनाकर शैलेंद्र को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक मसालेदार फिल्म बनेगी नहीं, लोग आएंगे नहीं देखने के लिए, इससे फायदा नहीं होगा, तो क्यों हम नुकसान करें, इसलिए उन्होंने अपना पारिश्रमिक ही कम कर दिया था। एक निर्माता निर्देशक होने के बाद भी उन्होंने पहली बार फिल्म निर्देशन में उतर रहे शैलेंद्र के अनुसार हीरामन के चरित्र को उसी रूप में निभाया जैसा शैलेंद्र चाहते थे। वे जानते थे फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं जिसे सफल बनाया जाना आवश्यक है। तो ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन इतनी तो चले कि भाई कुछ कमाई हो सके, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी थी उसे सफल बनाने की। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पर हमारे पास हमारे काव्य खंड के 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्न हमें करने हैं जो हमें देने हैं, जिनके उत्तर 60 शब्दों में। यहाँ पे फिर से वही प्रश्न हमारे रहेंगे। यहाँ पर 3 मार्क्स का हमारा एक प्रश्न रहेगा, 2 करने हैं, तो टोटल कितना हो गया? 6 मार्क्स का। पहला प्रश्न है हमारा काव्य खंड से, मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए। अब मनुष्यता में भी हम क्या बताते हैं? दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो, ठीक है। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए, भाई अपनी प्रगति तो करे लेकिन साथ में दूसरे का भी भला करे, ये मनुष्यता कविता का मेन सार रहा। उसी तरीके से अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले जितने भी पैगंबर के नाम वहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सुलेमान है, नूह है, इन सभी के बारे में, एक शेख हयाज है, तो सभी के बारे में ये चीज़ बताया गया कि वो भी परोपकार के लिए जो है, दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया। तो यहाँ पर केंद्रीय भाव लगभग दोनों का एक ही है। देखिए कैसे लिखेंगे, मनुष्यता कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य की मानवीय गुणों को विकसित करना है। कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। कवि के अनुसार जीना मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है। परोपकार, दयालुता और उदारता मनुष्य के ये गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति होती है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या है? ये एक पशु प्रवृत्ति है। और दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्यता नामक कविता मानव के त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा आदि पर
बल देती है। तो मनुष्यता कविता इन सब चीजों पर बल देती है। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ प्रतिपाद्य में मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य बनाने तथा मानव और प्रकृति के अन्य जीवधारियों के मध्य सामंजस्य बनाने हेतु सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, प्रेम, त्याग और करुणा पर बल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भाव क्या, वही भाव जिस पे उन पे बल दिया गया है वही इस पे दिया गया है। दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सहानुभूति आदि जैसे गुण मनुष्यत्व के ही गुण हैं। अतः इन गुणों का वर्णन दोनों पाठों में हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक है। तो यहाँ पर मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व के भाव होते हैं, दया, करुणा, आपका ये सब मनुष्य के अंदर होने चाहिए। तो अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले में भी मनुष्य के अंदर इन्हीं भावों को बताया गया है। तो इसीलिए इसका केंद्र भाव एक ही है। ये चीज़ें मेन सेंटर पॉइंट अगर देखेंगे तो मेन यही चीज़ हमें इन दोनों ही पाठों में समझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कबीर का कवित्व आज के संदर्भ में प्रासंगिक है, इस विषय पर प्रकाश डालिए। कबीर के हम जितने भी दोहे, समैये या जो भी पढ़ते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने की ही कोशिश की जाती है। उन्होंने लिखा उस समय, लेकिन आज भी वो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हमने दोहे ऐसे पढ़े कबीर के, तो उसमें क्या होता है वो हमें हमेशा जो चीज़ सिखाते हैं वो आज के समय में भी एकदम कारगर है। ये नहीं कि लिखे हजारों साल पहले गए हुए, लेकिन तब भी यहाँ पर आज के समय में वो कार्यरत हैं। कैसे हैं देखिए, कबीर पर सभी धर्म और सूफियों के प्रेम का प्रभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि ईश्वर को तो प्राणी मात्र से प्रेम करके ही पाया जा सकता है। यानी कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम प्राणी से प्रेम करेंगे और उस ईश्वर को हम अपने अंदर ही खोजेंगे तभी हमको ईश्वर प्राप्त होंगे। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का विरोध कर राम रहीम की एकता स्थापित करने पर बल दिया कि धर्म भेद मत मानिए, राम और रहीम एक है, इस चीज को उन्होंने मेन बल दिया है। कबीर ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभावों के लिए पंडित और मौलवियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। जो भी भेदभाव होते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पंडित और मौलवी, क्योंकि वही हमारे दिन में ये भरते हैं, भाई धर्म, हमारा धर्म ये है, उनका धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, उनका धर्म ये है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये पंडित और मौलवी वगैरह। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य देह मिले ना मिले, इसलिए इसी जन्म में सदगुरु की इस सहायता से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन आडंबरों का कबीर ने अपने समय में विरोध किया वे आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं। इसके फलस्वरूप वह परिवर्तन भले ही हो गया हो, तो जो आडंबर और दिखावे उनके समय में थे वो आज भी मौजूद हैं। भाई हम आज भी दिखावा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का दिखावा होता है ना, तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि वो दिखावे पहले भी थे और आज भी हैं। तो ये इनको दूर करने की बात उन्होंने करी थी। आज तथाकथित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। हर जगह जो आप देखिए, यहाँ सत्संग हो रहा है, ये गुरु हैं हमारे, वो गुरु हैं, बहुत सारे गुरु बन जाते हैं जो लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बना के अपना स्वार्थ साधते हैं, पूजा अर्चना के नाम पर ढोंग करते हैं। तक कहा जा सकता है कबीर का कवित्व आज भी प्रासंगिक है। तो उन्होंने जो पहले हमें धर्म से सचेत रखने की बात कही थी वो आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में, सिर्फ ये नहीं बता रहे धर्म के क्षेत्र में, आप नीति के क्षेत्र में आ जाइए, अपने मूल भावों के रूप में आ जाइए, हर जगह हमें उनके दोहे कहीं ना कहीं कार्यरत दिखते ही हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। यहाँ पर तोप से हमें कई सीख मिलती हैं। भाई जो बहुत ज़्यादा अत्याचारी है उसका अत्याचार कभी ना कभी शांत होता है, ये चीज़ हमें सबसे बड़ी सीख बताई गई है ना। वो हमें विरासत के रूप में दिखी है, ये साथ में हमको ये सिखाती है कि आप चाहे जितना भी कर लीजिए, एक समय आपके भी जो है, जो आपका शक्तिशालीपन है वो खत्म हो जाता है, आप भी जो है बलशाली नहीं रह जाते हैं। कंपनी बाग में रखी तोप निम्नलिखित सीख देती है। तोप, भाले, गोली, बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र चाहे कितने भी विनाशकारी क्यों ना हो, किंतु उनसे न्याय के लिए होने वाले संघर्ष को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। 1857 में इस तोप का इस्तेमाल किया गया सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए। लेकिन क्या स्वतंत्रता संग्राम दबा? वो उसके उस समय तो वो संग्राम, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो ज़रूर फेल हो गया, लेकिन उसकी क्रांति बहुत ज़ोर से बढ़ी और 1947 तक हमारा देश आज़ाद भी हो गया था। तो मतलब आप इन सब के बल पे संघर्ष के, न्याय के लिए जो संघर्ष हो रहे हैं उसको दबा नहीं सकते हैं।
यह मनुष्य की एकता और लक्ष्य के प्रति जागरूकता ही है जो उन्हें अंत में विजय दिलाती है और अन्याय को पराजय करती है। तो ये बताती है कि अन्याय हमेशा पराजय होता है, कभी वो भी विजय नहीं हो सकता। ये तोप को देखकर हमें पता चलता है। अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। ये भी तोप हमें बताती है। विदेशी और प्रलोभन देने वाले से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो दिखाई देता है वह भीतर से कुछ और होता है, जिसका परिणाम हमेशा छल और नुकसान के रूप में होता है। तो ये तोप देखकर हमें पता चलता है कि अंग्रेज यहाँ पर हमारे लिए प्रलोभन लेकर आए थे, मसाले लेकर आए थे ना, प्रलोभन लेकर आए थे, एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक हमें गुलाम बनाकर रखा। और उनके जरिए ये तोप देखकर हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी दूसरों के लालच, दूसरों के पास जो चीजें हैं उसकी लालच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। तो ये तोप देखकर हमें सीख मिलती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 में। यहां पर हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 2 से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ये यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं 60 शब्दों में, और ये भी हमारे 3 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। तो टोटल 2 हो गए, तो हमारा 6 मार्क्स का प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, सपनों के इस दिन पाठ में लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा था। आपके बचपन में इसकी कथा कैसी मिलती जुलती है? तो देखिए, सपनों के इस दिन पाठ में क्या था, हमारे लेखक वो अपनी मित्र मंडली के साथ रहते थे, उन्हें पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और मित्रों के साथ ज़्यादा अटैच थे। टोपी के साथ भी यही दिखाया गया। टोपी भी क्या था, वो अपने घर से इतना अटैच नहीं था जितना मित्रों के साथ अटैच था, उनकी मित्र मंडली के साथ लगा रहता था। अब इन दोनों के बचपन को देखते हुए आपको अपने बचपन से मिलती जुलती बातों को यहाँ पर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। सपनों के इस दिन पाठ में लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा था, यह निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट होता है। अब कैसे? सबसे पहला, खेल कूद में मन लगना, दोनों का मन खेल कूद में लगता था। हमारे लेखक गुरदयाल सिंह जी का भी बचपन जो जैसा था, वो भी जो है वो पूरा टाइम बचपन खेलने खेलने में, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। टोपी शुक्ला के साथ ये था कि वो इफ़न के साथ लगा रहता था। सपनों के दिन पाठ में लेखक का बचपन में खेल कूद में खूब मन लगता था, वह अपने मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेलता था। इसी प्रकार टोपी शुक्ला भी अपने मित्र के साथ बचपन में खूब खेला करता था, अतः दोनों ही पात्रों का खेल कूद में अधिक मन लगता था। नेक्स्ट है, स्कूल के मस्ती भरे दिन। तो दोनों के स्कूल के दिनों के बारे में पाठ में बताया गया है। सपनों के इस दिन पाठ के लेखक और उसके मित्र पैदल चलकर स्कूल जाते हुए रास्ते में वृक्षों, फूलों, क्यारियों, कलियों के साथ खेलने का मजा लेते थे तथा स्कूल में खूब मस्ती करते थे। टोपी शुक्ला भी अपने मित्र इफ़न के साथ स्कूल में मस्ती करता था। ये हो गया। फिर है अध्यापकों और अभिभावकों का डर, मतलब अपने टीचर्स और पेरेंट्स का डर भी, ये दोनों ही चैप्टर में हमको दिखाया गया है। सपनों के दिन पाठ में लेखक तथा टोपी शुक्ला दोनों ही पात्रों में अपने स्कूल के अध्यापकों व अभिभावकों से डांट व मार का डर लगा रहता था। टोपी को भी अपने घर में सभी लोगों से डांट पड़ती थी, जो है हमारे लेखक है उनको भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। फिर उसके बाद टीचर्स भी जो है करते थे, क्योंकि जब 2 साल टोपी फेल हो गया था तो बहुत ही टीचर्स जो है उसको टीज करते थे, स्कूल के बच्चे भी उसको टीज करते थे, और यही जो है वो क्या कहते हैं, सपनों के दिन लेखक के साथ भी होता था। नेक्स्ट आते हैं, बचपन में मिला प्यार व अपनापन। अब यहाँ पर बचपन में प्यार और अपनापन जो मिला, उसमें भी सपनों के दिन पाठ में लेखक को अपने स्कूल के अध्यापकों और मित्रों का प्यार व अपनापन खूब मिला था। फिर वहीं दूसरी ओर टोपी शुक्ला को अपने मित्र इफ़न और उसकी दादी का प्यार और अपनापन मिला था। तो ये इससे भी हम यहाँ पर सिमिलर कर सकते हैं। फिर है, मित्रता भेदभाव नहीं मानती। यहाँ टोपी शुक्ला में हमने देखा कि एक तो हिंदू मुसलमान धर्म का फर्क था, साथ ही दादी और टोपी में जो मित्रता थी वो उम्र का फर्क भी दिखा रही थी। उसी तरीके से सपनों के दिन पाठ लेखक में भी उसके बहुत सारे मित्र थे जिसमें कोई भी धर्म जाति का भेद नहीं था। दोनों पाठों को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि मित्रता भेदभाव को नहीं मानती। टोपी और इफ़न की मित्रता सभी धर्म और जाति बंधन से ऊपर उठकर थी। बचपन में मैं भी अपने मित्रों के साथ खूब खेलता था। स्कूल जाते समय हम सब मित्र खूब मस्ती करते थे। बचपन में मेरा भी एक मित्र मुस्लिम था और मैं हिंदू परिवार से था।
किंतु फिर भी हम दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। हम आपस में एक दूसरे से बहुत सारी चीजें साझा करते थे, साथ ही एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करते थे तथा पढ़ाई में सहायता भी करते थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट में हमने जो समानताएं थी वो बताई, और लास्ट में हमारे बचपन की जो समानता थी वो हमने यहाँ पर प्रकट कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ क्या दिया है, राम दुलारी की माँ से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए। अब क्या था, खाने के टेबल पे उसने माँ की जगह अम्मी बोल दिया। इस बात से पूरे घर ने उसे अच्छे से डांटा और उसकी माँ राम दुलारी ने उसकी अच्छे से पिटाई करी। इस पिटाई के बाद क्या टोपी ने इफन से मिलना बंद कर दिया? नहीं, वो उससे मिलता भी रहा, उसके घर भी जाता रहा। तो देखिए क्या है, टोपी शुक्ला पाठ में टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनकर टोपी की दादी और उसकी माँ राम दुलारी बहुत गुस्सा थी। उन दोनों ने टोपी को खूब खरी खोटी सुनाई और इफन के घर दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। राम दुलारी ने टोपी की खूब पिटाई भी की। टोपी पिटता रहा, लेकिन उसने राम दुलारी की इस बात को नहीं स्वीकारा कि वह इफन के घर फिर कभी नहीं जाएगा। वो बार बार ही बोलती रही, पीटती रही कि तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम उसके घर नहीं जाओगे, लेकिन उसने कभी ये चीज़ नहीं की कि ना मैं नहीं जाऊंगा। ये चीज़ उसने नहीं बोली तो नहीं बोली। मुन्नी बाबू और भैरव, टोपी भैरव का भाई, उसकी पिटाई होते हुए देखते रहे, परंतु कोई कुछ नहीं बोला। इस मार का टोपी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिटाई होने के कारण उसका पूरा शरीर दर्द से दुख रहा था, परंतु कोई पूछने वाला नहीं था। वह अत्यंत उदास हो गया और अपने को अकेला महसूस करने लगा। वह बस यही सोचता रहा कि काश वह एक दिन के लिए मुन्नी बाबू से बड़ा हो पाता और उसे सबक सिखा पाता, क्योंकि मुन्नी बाबू के कारण, भाई मुन्नू बड़े थे तो यहाँ पर क्या होता कि भाई बड़े को पिटाई नहीं पड़ती। इस चीज़ का जो है उसको बहुत अफसोस रहा और ये चीज़ वो सोचता रहा। अब है नंबर 3 क्वेश्चन हमारे पास में, महंत और अपने भाई हरियर काका को एक जैसे क्यों लगते हैं। हरियर काका पाठ के आधार पर बताइए। अब महंत क्या था, वो भी उनकी प्रॉपर्टी चाहता था, पहले बहुत प्यार से रखता है, फिर उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो उनके साथ अत्याचार करता है, उनको किडनैप तक कर लेता है। और यही भाई करते हैं, जब भाई शुरू में लेके आते हैं तो बड़ी खातिरदारी करते हैं, बार बार बोलते हैं लिख दो प्रॉपर्टी लिख दो, और जब नई प्रॉपर्टी वो लिखते हैं तो फिर उनके साथ भी मारपीट करते हैं। तो इसीलिए दोनों जो है वो सिर्फ उनकी ज़मीन के लिए उनकी देखभाल करते हैं, और बाद में जब वो नहीं देते हैं तो उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए हरियर काका को दोनों ही एक समान लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें आप पहले बताओगे, फिर उसके बाद ये समानता व्यक्त करोगे। हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे थे क्योंकि उनके भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ही उनसे नहीं बल्कि उनकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे और उनके भाई भी उनका आदर सम्मान इसलिए करते थे ताकि उन्हें अपने भाई की ज़मीन जायदाद मिल सके। जब ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरियर काका का अपहरण कर लिया, तब से हरियर काका का ठाकुरबाड़ी से विश्वास हट गया। उनका नजरिया उनके प्रति बदल गया। हरियर काका महंत का अब तक बहुत सम्मान करते थे, परंतु उनके द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य ने उन्हें उनमें घृणा हो गई। हरियर काका के भाइयों द्वारा भी एक दिन वही तरीका अपनाया गया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने अपनाया था। इस प्रकार दोनों के द्वारा किए गए एक ही प्रकार के कार्यों से घृणित होकर हरियर काका ने दोनों को एक ही श्रेणी में रखा। तो जब दोनों के कार्य एक थे तो उन्होंने एक ही श्रेणी में ला दिया महंत को कि महंत और उनके भाई दोनों ही एक समान हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 से हमारे लेखन कार्य के अंदर, जिसमें हमारे पास में अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, सूचना है, लघु कथा है, ईमेल है, ये सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 14 में हमारे पास जो आ रहा है वो है 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। 3 में से हमें सिर्फ एक अनुच्छेद को करना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और उसका शीर्षक है और उसके कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। वर्ड लिमिट याद रखिए 80 to 100 वर्ड्स के बीच हमको इसे लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में अनुच्छेद का शीर्षक है वो है, जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, यहाँ पिछड़ गए की बात नहीं कर रहे हैं, पिछड़ रहे थे, ये चीज आपको बतानी है। सिर्फ 3 पॉइंट्स पे है, खिलाड़ियों की मनोदशा, दर्शकों की मनोदशा, प्रयास और परिणाम। ये सारी चीजें आपको बतानी है।
शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे मैचेस खेले होंगे, तो उसमें जब आप एकदम नेक टू नेक कंपटीशन में हो 4-5 रनों पे, तो वो जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपको यहाँ पे शेयर करना है। तो जो भी अनुच्छेद आप लेंगे करने के लिए, मिडिल टॉप हेडिंग उसकी डाल देंगे और फिर आप इस अनुच्छेद को शुरू करेंगे। यहाँ पर लिख दिया, जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे। क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। यह खेल मुझे बहुत पसंद है। पिछले दिनों हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम का अन्य विद्यालय की क्रिकेट टीम के साथ मैच हुआ था। यह मैच अत्यंत रोमांचक करने वाला था। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैच का आयोजन किया गया। अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन मैं था। कैप्टन होने के नाते मैच आरंभ होने से पहले मैंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया तथा डट कर खेलने का संदेश दिया। मैच आरंभ हुआ। अन्य विद्यालय की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और तथा 265 रन का स्कोर बनाया। जब हमारी टीम ने खेलना आरंभ किया तो शुरुआत में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा, किंतु मैच के बीच में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। इस कारण अंत आते आते हमारे पास केवल कुछ ही बॉल खेलने का अवसर रहा और रन अधिक बनाने थे। इस समय खिलाड़ियों की मनोदशा अत्यंत गंभीर थी कि यदि हम अच्छा ना खेले तो मैच हार जाएंगे। अब एक प्रेशर आ जाता है ना कि भाई अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा स्कूल हार जाएगा, वो चीज़ आ गई। दर्शक वर्ग में भी विशेष उत्साह था। वे हमारी टीम को जीतते हुए देखना चाहते थे। मैच एक गंभीर रूप ले चुका था। अंतिम एक बॉल पर 4 रनों की आवश्यकता थी। मेरे दिमाग में मेरे कोच की बातें गूंज रही थी। खेल को खेल की तरह मत खेलो, दिमाग से खेलो। खेल के क्षणों को जी लो, महसूस करो कि यह मेरे जीवन के सबसे शानदार लम्हा है। इन बातों ने मेरे दिमाग की गति को शांत कर दिया। मैच जीतने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया और अंतिम बॉल पर चौका लगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी टीम जीत गई। मेरी टीम के खिलाड़ियों ने मुझे अपने कंधों पर बैठा लिया और सभी खुशी से झूमने लगे। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर टीम के कोच ने भावुक होकर मेरी पीठ थपथपाई और मैं खुशी से नाचने लगा। इस प्रकार यह पल मेरे लिए यादगार बन गया। तो इस तरीके से 4 रन से जो पिछड़ रहे थे वो हमने अपने दिमाग को शांत करके जीत लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव। आजकल हम लोग हर तरफ देखिए, हमारा पहनावा हो, हमारा खाना हो, हमारा रहन सहन हो, बात का तरीका हो, हमारे सभी चीज़ों पर विदेशी प्रभाव बहुत ही रूप से दिखाई दे रहा है। अब इन्हें 3 पॉइंट्स में हमें बताना है। हमारा देश और संस्कृति, विदेशी प्रभाव, परिणाम और सुझाव। ये 3 पॉइंट्स में हम इसको बताएंगे। सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव। क्या है? भारत देश, हमारा देश भारत और यहाँ की संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। अध्यात्म प्रधान संस्कृति से तात्पर्य है अभौतिकवादी दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व मिलने से। प्राचीन काल से ही वसुंधैव कुटुंबकर और अतिथि देवो भव प्रधान संस्कृति होने के कारण ही लोगों ने इसे अध्यात्म प्रधान संस्कृति माना है। तो ये हमारे देश की मूलभूत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अध्यात्म संस्कृति के रूप से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है। विदेशी संस्कृति भौतिकता प्रधान और वैज्ञानिक संस्कृति है। विदेशी संस्कृति के प्रभाव के कारण हम में वसुंधैव कुटुंबकम की भावना कम होती जा रही है और संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है तथा पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण होता जा रहा है। विदेशी संस्कृति की नकल के कारण लोग स्वतंत्र होकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। तो देखिए आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज, आप ज्वाइंट फैमिलीज नहीं देखेंगे। लोग चाहते हैं कि हमारी जो है आज़ादी में किसी तरह का खलल ना पड़े, हमारी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर नहीं करे। तो इस तरीके से क्या हुआ, लोग अब एकल परिवार में रहने लगे हैं, ज्वाइंट फैमिलीज में नहीं रहते। तो ये हमें बहुत जगह पर देखने को मिलता है। तो अब ये एकल फैमिली अगर हम देखिए, वहाँ पर विदेशों में क्या होता है, बच्चे बड़े हुए उनको अलग कर दिया जाता है। भाई तुम कमाओ खाओ शादी करो, अलग रहो जाके, हमसे कोई मतलब नहीं, पेरेंट्स अलग बच्चे अलग। तो ये संस्कृति क्या है, हमारी विदेशी कल्चर। जबकि हमारा जो कल्चर क्या रहा है, हमारी तो 2-2 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। होता था ना, बड़े बड़े परिवार होते थे, पर दादा दादी और फिर दादा दादी, मम्मी पापा और हम लोग सब एक साथ रहने वाले में, जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई सब लोग सब मिलजुल कर रहा करते थे। तो हमारी संस्कृति उसमें से रही है। लेकिन आजकल विदेशी कल्चर के कारण ये सभी जो है परिवार विघटित होते जा रहे हैं।
परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों में सुदृढ़ता एवं आत्मीयता का अभाव उत्पन्न हो गया है। अब देखिए कितने हमारे यहाँ परिवार टूटते हैं, आए दिन तलाक होते हैं। ये तलाक का कल्चर कहाँ से आया? विदेश से आया, हमारे यहाँ तो नहीं था। संयुक्त परिवार को टूटने से बचाने के लिए लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि ये होती है। वर्तमान काल में एकल व नाभिक परिवारों में उसका अभाव है। विदेशों का अंधा अनुकरण करने की होड़ में हम अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, कला, विज्ञान, साहित्य सब कुछ भूल गए हैं। भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में परस्पर विरोध नहीं बल्कि अन्योन्याश्रित संबंध है। अतः हमें विदेशी संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए अपनी संस्कृति का विस्तार करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि विदेश से कुछ सीखिए, नहीं सीखिए, लेकिन अपनी संस्कृति को मूल में रखते हुए जो हमारी संस्कृति से मेल खाता है उसे एक्सेप्ट करिए, और जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है उसको आप एक्सेप्ट मत करिए। अब आते हैं हमारे पास तीसरा ऑप्शन है मित्रता, फ्रेंडशिप। हम सभी अच्छी तरह से इस चीज से वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। 3 पॉइंट्स में हमें बताना है। आवश्यकता, कौन हो सकता है मित्र, और एक अच्छे मित्र का लाभ क्या होता है। तो मिडिल टॉप हेडिंग मित्रता डालने के बाद शुरू कर देंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन की कटु दुखद अनुभूतियों में मन उदास रहता है। जीवन व्याप्त करने के में एकाकीपन व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। अगर हम अकेले होकर, मतलब हमारे पास अगर हम कुछ उदास हैं, डिप्रेस है, और हमें जीवन अकेला जीना पड़े, मतलब हमें अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कोई ना हो, तो हमारे लिए वो जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। ठीक है ना, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम किसी से शेयर करें। तो जब शेयर करने वाला कोई हमें नहीं मिलता तो हमें क्या होता है, बहुत अकेलापन लगता है। एकाकीपन के कष्ट से बचने के लिए, जीवन यापन में सहयोग देने के लिए, सुख दुख में अभिन्न साथ के लिए मनुष्य को मित्रों, दोस्तों तथा साथियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं और जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार भी हैं। एक सच्चा मित्र ही आपका शुभचिंतक होता है जो सदैव आपकी भलाई की कामना करता है। इसीलिए मित्र का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी। मित्र बनाना आसान है परंतु मित्रता निभाना बहुत मुश्किल है। मित्रता त्याग, बलिदान और आत्मोत्सर्ग पर जीवित रहती है। मित्रता का एक गुण वफादारी भी है। ये नहीं कि मित्र हमने बना लिए, लेकिन उस मित्रता को कंटिन्यू रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। हम जहाँ तक ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, हम जहाँ तक लॉयल नहीं होंगे, और जहाँ तक हम अपने मित्र की हेल्प के लिए अपनी चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, वहाँ पर हमारी ये मित्रता टिक नहीं सकती है। सच्चे मित्र एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। स्वार्थ के कारण बने मित्र स्वार्थ की पूर्ति होते ही मित्रता तोड़ लेते हैं। ऐसे धोखेबाज मित्रों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र ही मित्रता के पवित्र रिश्ते को बदनाम करते हैं। परस्पर निस्वार्थ भावना, एक दूसरे के प्रति उदारतापूर्ण सहयोग करना ही सच्ची मित्रता की परीक्षा होती है। अतः निस्वार्थी व्यक्ति ही एक अच्छा मित्र हो सकता है। मित्रता आंतरिक प्रसन्नता की वृद्धि है। स्वानंत सुखाय मनोभूमि के लिए एक सामाजिक सहयोग है। मित्र बनाने से हम अपने सुख दुख उनके साथ साझा कर सकते हैं। एक सच्चा मित्र हमारा पथ प्रदर्शक, हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारा हौसला बढ़ाता है और सदैव हमारे साथ खड़ा रहता है। तो मित्र, एक सच्चे मित्र से हमें किस तरीके से लाभ होते हैं ये भी हमने बता दिया। तो यहाँ पर हमारे अनुच्छेद लेखन खत्म हो गए। अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 15 पे हमारे पत्र दिए गए हैं। 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से एक पत्र को हमको यहाँ करना है। तो यहाँ पर ये पत्र हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। देखिए क्या है, आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही के लिए लगभग 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो आपकी जो चेकबुक होती है वो खो गई है और इसकी आपको इन्फॉर्मेशन भी बैंक में देनी है और नई चेकबुक भी इशू करानी है। ये दोनों काम है। अब ये एक औपचारिक पत्र है, तो हम अपने बैंक प्रबंधक को लिखना शुरू करेंगे। क्या है, बैंक प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुखर्जी नगर, दिल्ली। ये दिनांक जो भी आप जिस भी डेट को लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब चूंकि औपचारिक पत्र है तो विषय आएगा बचत खाते की चेकबुक खो जाने के संबंध में। अब बचत खाता जो हमारा सेविंग अकाउंट था उसकी चेकबुक खो गई है, उसके संबंध में आपको बताना है। क्या है, देखिए, महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी बचत खाते की चेकबुक संख्या
चेकबुक संख्या लिखेंगे 10 नंबर की, खो गई है। चेकबुक खो जाने के कारण मुझे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि चेकबुक से होने वाले भुगतान को तुरंत रोक दिया जाए। मतलब कोई अगर मेरे नाम से चेक लगाता है तो उसे आप जो है डिनाई करते, नहीं करेंगे आप उस पर, और शीघ्र ही मुझे एक नई चेकबुक जारी कर दी जाए। जवाब की प्रतीक्षा में, धन्यवाद। भवदीय राम सुमेर, खाता संख्या। अब आपको अपने अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा। आपने यहाँ चेकबुक नंबर दिया हुआ है और यहाँ आपका जो है अकाउंट नंबर है वो आप देंगे, क्योंकि बैंक में आपकी पहचान किससे, आपके अकाउंट नंबर से, इसलिए अकाउंट नंबर जरूर देंगे जब बैंक से संबंधित कोई भी पत्र आपको लिखना होगा। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र है, देखिए क्या है। नगर निगम को एक पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। अब क्या है, आपके एरिया में या कहीं पे भी जो है नालियां गंदी हो रही हैं, उसको आप सफाई के लिए बोलेंगे और साथ ही वहां पर दवा के छिड़काव के लिए भी आप वहां पर बोलेंगे। तो यहाँ पर शुरू करेंगे, औपचारिक पत्र है तो सबसे पहले नगर निगम अधिकारी से शुरू करेंगे। नगर निगम अधिकारी GDA गाजियाबाद, दिनांक और विषय। विषय क्या है, नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव हेतु। महोदय, मैं आपका ध्यान विवेक विहार स्थित H ब्लॉक की शोचनीय अवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस ब्लॉक में सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। लंबे समय से यहां नगर निगम का कोई भी कर्मचारी सफाई हेतु नहीं आया है। नालियां भरी पड़ी हैं तथा गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है, जिस कारण गंदगी और बीमारियां फैलने का खतरा बना है। अतः आपसे निवेदन है, शीघ्र ही यहाँ का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का उचित प्रबंध करें। नालियों की सफाई के साथ साथ उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराएं, ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। आशा है आप इस ओर त्वरित कार्यवाही कर लोगों को होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाएंगे। धन्यवाद। भवदीय दीपक कुमार। सिंपल आपने बता दिया, आपने एरिया बता दिया। तो अब जहां पर मैं आपको बता रही हूं, जहां पे भी एरिया है या शहर का नाम है या आपका नाम है, कभी भी आबासा मत डालिएगा। नाम आप अपना दीजिएगा, एरिया इमेजिनेटिव दे सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। डेट वही रहेगी जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखते समय ये छोटी छोटी सी गलतियां आपके लिए भारी पड़ सकती है, तो इन गलतियों को कभी भी मत दोहराइएगा। बार बार हर बार मैं ये इस चीज़ को आपको बताती हूँ, डेट वही रहेगी जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो। नीचे आपका नाम रहेगा। एक नाम, आपका नाम सिर्फ एक कंडीशन में नहीं रह सकता, अगर क्वेश्चन में आपका नाम दिया गया है कि आप ये हैं, आप अंकित या अंकिता हैं, आप या राज या राजश्री हैं, तो उस कंडीशन में आपका नाम नीचे वही रहेगा, नहीं तो आप अपना नाम ही डालोगे। लेकिन कभी भी भूल से आ बा सा का बा नहीं डालना, प्लीज मत डालना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 में। यहां पर क्या दिया है, विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह में आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है, यानी कि एनुअल फंक्शन है, वहां पर आप एक संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। अब वार्षिकोत्सव की इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको एक सूचना यहाँ पर तैयार करनी है और ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली। सबसे पहले जिस संस्था से आप सूचना इशू करते हो वो संस्था देंगे। फिर ये चूंकि एक नोटिस है तो हम यहाँ पे सूचना देंगे। जिस दिनांक को इशू हो रही है हमने दिनांक दे दिया। अब जो भी हम सूचना दे रहे हैं उसका जो विषय है वो हम यहाँ पर देते हैं। क्या है, विद्यालय की वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हेतु। ठीक है, यहाँ के सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि 30 अक्टूबर 2000 को प्रातः 10 बजे विद्यालय के सद्भावना भवन में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की उन्नति संबंधी कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाने में अपना सहयोग दें। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। संयोजक नीचे खागा। अब आपको संयोजक बनाया गया है, आपका नाम जो कुछ भी है आप नीचे वहां पर डाल दोगे। ठीक, तो इस तरीके से सूचना हमेशा बॉक्स में बनेगी। क्लियर है ये चीज, हमेशा सूचना हो, विज्ञापन हो, ये हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही आप इसको लिखेंगे। चलिए, अब अथवा करके हमारे पास एक सूचना और है, मतलब ये सूचना, दोनों सूचना में से आपको एक सूचना करनी है। यहाँ पर क्या है, विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेल सीखने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थी द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। अब विद्यालय के पश्चात फुटबॉल सीखने के लिए एक जो है वो आयोजित की जा रही कक्षाएं आयोजित कीजिए, उसकी सूचना आपको स्कूल में सभी विद्यार्थियों को देनी है। सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स देंगे,
फिर उसके बाद जिस भी संस्था से सूचना इशू हो रही है, जैसे यहाँ पर विद्यालय से हो रही है तो हमने दे दिया सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली, सूचना दे दी, जी किस डेट को हो रही है हमने डेट दे दिया। अब विषय क्या है, फुटबॉल सीखने की विशेष कक्षाओं का आयोजन, ये दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की खेल समिति की ओर से विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेल सीखने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसका समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दोपहर 2 से 3 बजे तक है। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम व कक्षा खेल अध्यापक के पास लिखवा दें। तो जो कोई भी इन कक्षा में पार्ट लेना चाहता है वो अपना नाम जो है वो स्पोर्ट टीचर्स के पास लिखवा देते हैं। अब काखा सचिव खेल समिति, अब काखा गा की जगह आपका नाम रहेगा। अब आ गए प्रश्न संख्या 17 में। यहां पर हमारे पास क्या दिया है, विज्ञापन दिए गए हैं, विज्ञापन करना है। तो सबसे पहला ये विज्ञापन हमारे पास 3 मार्क्स का रहेगा। विद्यालय में अहम समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। कितना, 25 to 30 वर्ड में, कि ताजमहल नाटक जो होने जा रहा है उसमें कौन कौन से पात्र हैं, नाटक का क्या नाम है, सभी कुछ। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया। अब चूंकि ताजमहल पे है तो हमने एक ताजमहल यहाँ बना दिया। कोशिश करिएगा पेंसिल से एक छोटा सा ताजमहल तो आप लोगों से बन ही जाएगा। फिर अब ये कहाँ पर हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय की अहंग समूह की ओर से हो रहा है। जो नाटक मंडली होती है उसका नाम अहंग है। ताजमहल नाटक का प्रदर्शन है, ठीक है। अब ये हमने नाम भी दे दिया ताजमहल नाटक का। अब उन्होंने जो भी बोला था, दिनांक दी थी 30 अक्टूबर है, समय दिया है दोपहर 1 बजे है, पात्र इसमें कौन है, अशोक कुमार, देवेंद्र यादव और मीरा सेन, टिकट है 20 रुपए प्रति व्यक्ति। अब बिना टिकट एंट्री की सुविधा नहीं है, मतलब आपको टिकट लेना पड़ेगा। मुख्य आकर्षण क्या है, अब इस नाटक जो नाटक खिलाया का मुख्य आकर्षण क्या है, सुंदर एवं आकर्षक वेशभूषा है, उच्च क्वालिटी का साउंड इफेक्ट है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो एक नाटक को में जो है ना, ये जो सभी ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के कारण ये नाटक बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा, ये चीज आपने बता दी। अब क्या है, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, ये हमने संपर्क भी आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये सारा नाटक जो है खेला जा रहा है, इस तरीके से हमने बता दिया। ठीक, ये विज्ञापन हो गया। अब दूसरा विज्ञापन है, 2 विज्ञापन दिए, दोनों में से एक करना है। क्या है क्या, अपनी दुकान को किराए पर उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। आपके पास एक दुकान है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है एक विज्ञापन तैयार करेंगे। ये देखिए क्या है, टूलेट, हम लोग बोलते हैं ना टूलेट किराए पर उपलब्ध है, इंग्लिश में टूलेट बोलते हैं, तो वो टूलेट दे दिया। फिर क्या है, दुकान किराए के लिए, जल्दी कीजिए कहीं मौका छूट ना जाए। अब दुकान है तो यहाँ पर एक शॉप का चित्र ऐसे करके आप बना सकते हो। हमारे यहाँ एक दुकान किराए के लिए खाली है, जो कोई किराए पर दुकान चाहते हैं वह शीघ्र संपर्क करें। अब वो जो दुकान हम किराए पे देना चाहते हैं तो उसकी विशेषता क्या क्या है, देखिए क्या है, 100 गज की 1 मंजिला दुकान है, 24 घंटे बिजली व्यवस्था है, साफ सुथरी जगह है, टाइल फ्लोरिंग है। तो आप चाहे घर रेंट पे देना हो, दुकान रेंट पे देना हो, कहीं भी कुछ भी रेंट पे देना हो, तो उसकी विशेषताएं हमें बतानी पड़ती है। आखिर क्यों कोई हमारी दुकान या घर रेंट पे लेगा, या हम कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उसकी विशेषताएं हमें बतानी पड़ती हैं। मार्केट क्षेत्र है, वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो ये इतनी हमारे जो शॉप है उसकी क्वालिटीज़ हैं। अब क्या है, अब ये दुकान है कहाँ पे और आपसे संपर्क कौन कैसे करेगा, संपर्क करें 411 आज़ाद मार्केट दिल्ली, फ़ोन नंबर। तो जब आप कोई चीज़ रेंट पे दे रहे हैं तो आपको एड्रेस या फ़ोन नंबर तो देना पड़ेगा। आपसे कोई व्यक्ति कैसे संपर्क करेगा, कैसे उस जगह को देखने के लिए आएगा, तब तो रेंट पे लेगा, तो वो आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर ये देना पड़ता है। तो ये हो गए विज्ञापन। हम आ गए हम अपने प्रश्न संख्या 18, ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न में लघु कथा है और दूसरा प्रश्न है ईमेल का। तो इन दोनों ही प्रश्नों में से हमें कोई एक प्रश्न यहाँ पर करना है, ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है वो है लघु कथा लेखन का। क्या है, यदि मैं समाचार पत्र होता, विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। अब आपको एक लघु कथा लिखनी है, यदि अगर मैं एक समाचार पत्र होता तो इस पर बनानी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यदि मैं समाचार पत्र होता तो प्रत्येक सुबह लोगों के घर घर जाता, क्योंकि समाचार पत्र पढ़कर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। समाचार पत्र पढ़े बिना लोगों को कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इस प्रकार मैं, यानी कि समाचार पत्र, मैं कौन हो गया, मैं तो समाचार पत्र हूं, सभी के लिए सुबह की जरूरत बन जाता हूं। जब मैं लोगों के घर पहुंचता हूं तो लोग बड़े चाव से मुझे पढ़ते
और विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। ना केवल घर में बल्कि ऑफिस, बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म आदि स्थान पर भी लोग मुझे पढ़ते तथा विभिन्न विषयों पर आपस में चर्चा करते हैं। सुबह से दोपहर, शाम तथा रात होते होते मेरा महत्व कम होता चला जाता है। मतलब मॉर्निंग के समय मेरा जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे दिन घटता है मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। मुझे पढ़ लेने के बाद कुछ लोग रद्दी में डाल देते हैं, कुछ साफ सफाई के कामों में मेरा प्रयोग कर लेते हैं तथा कुछ लोग मुझे पढ़कर मेरी आलोचना भी करते हैं। समाचार पत्र होना वास्तव में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। समाचार पत्र पर मैं कभी भी लोगों को गलत या भ्रमित जानकारी नहीं देता। भाई ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर वालों के ऊपर कि कोई भी गलत न्यूज़ नहीं जानी चाहिए। साथ ही ऐसी खबरें या बातें लोगों को बताता जिससे उन्हें लाभ होता। समाज में जागरूकता फैलाना मेरा प्रथम कर्तव्य होता ताकि समाज और राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो ये था एक आत्मपरक लघु कथा थी, हमने ही बताई। इस तरह के लघु कथाओं में कभी भी सीख नहीं रहती, ये ध्यान रखिए। सीख हमेशा जब हम लघु कथा लिखते हैं ऐसी कोई सूक्ति होती है, कुछ होता है जहाँ पर हम कुछ सीख दे सकते हैं, तो ऐसी लघु कथा में हम सीख नहीं देते। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे जो है ईमेल लेखन पे। क्या दिया गया अथवा करके, वन महोत्सव के अवसर पर आप पौधारोपण करना चाहते हैं। नगर के उद्यान अधीक्षक को एक ईमेल लेकर पौधों की व्यवस्था करने के लिए आग्रह या अनुरोध कीजिए। अब वन महोत्सव उत्सव है, उसमें आप अपने एरिया में प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वन अधिकारी को पत्र लिखेंगे ताकि वो आपको कुछ पेड़ उपलब्ध करा सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम भेज रहे हैं यानी कि फ्रॉम यानी कि प्रेषक, वो अपना हम लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रेषिती यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो ये अच्छा। ईमेल लिखते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है ईमेल आपके इनिशियल नेम से शुरू होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस दें, कभी मत दीजिएगा, लेकिन आपके नाम से मिलता जुलता रहना चाहिए। और फिर जिसको आप भेज रहे हैं, जैसे आप स्वास्थ्य अधिकारी को भेजेंगे तो सीएमओ हो गया, फॉरेस्ट अधिकारी को भेजेंगे तो फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, तो इस तरीके से हमेशा ईमेल को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद का जितना भी हमारा पोर्शन रहेगा वो सभी हमारा औपचारिक पत्र की तरह रहता है। विषय देंगे पौधारोपण के लिए पौधों की व्यवस्था हेतु। फिर यहाँ है उद्यान अधीक्षक। सविनय निवेदन है कि मैं ग्रीन हाउस सोसाइटी का सचिव हूँ। हमारे क्षेत्र राजनगर में के आसपास पेड़ पौधों और हरियाली की कमी है। आगामी वन महोत्सव के अवसर पर हमारी सोसाइटी इन क्षेत्रों के आसपास पौधारोपण करना चाहती है, अतः आपसे अनुरोध है कि पौधारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करें। तो वन महोत्सव के टाइम पे हम जो है प्लांटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्लांट्स मांगे हैं। फिर है धन्यवाद भवदीय आबासा। अब आबासा की जगह मैंने फिर आपसे बोला आप यहाँ पर अपना नाम देंगे। अब नीचे अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक एज अ सेक्रेटरी बात कर रहे हो, तो भाई वो वन अधिकारी आपसे संपर्क कैसे साधेगा? आपको वापस ईमेल करेगा तो आपका ईमेल एड्रेस तो है, लेकिन किस एरिया के लिए आप प्लांट्स मांग रहे हो उस कंडीशन में आपको अपनी सोसाइटी का एड्रेस भी देना पड़ेगा। क्या है? राजनगर ग्रीन सोसाइटी सचिव, और नीचे अपनी डेट डाल देंगे। ये कंडीशन हमारी ईमेल की रहती है। तो एड्रेस का फॉर्मेट वही है कि जहां पे एड्रेस की जरूरत है वहां एड्रेस डालिए, नहीं जरूरत है तो मत डालिए। ये हमारा हो गया ईमेल। और इसके साथ ही हमारा ये प्रश्न पत्र यानी कि जो सैंपल पेपर नंबर हम 6 कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। तो फटाफट इसी तरीके से इसी स्पीड को आपको बनाए रखना है अपने सैंपल पेपर को करने की। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सैंपल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, आपकी मिस्टेक्स को कम करते हैं, आपका रिवीजन करते हैं, एग्जाम पैटर्न से हैबिचुअल करते हैं, सभी कुछ आपके लिए फ़ायदा होता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जब तक आपका एग्जाम है। तो ये तो आज का पेपर हो गया। अब जरूरी इंफॉर्मेशन है कि मैग्नेट बेंस अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स ई बुक्स। ये बुक्स ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। भाई बुक्स तो आपको मिल रही है, लेकिन इन बुक्स को हमने आपके लिए और ज़्यादा आसान किया है। हमने सब्जेक्ट वाइज भी इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि हमने अभी सैम्पल पेपर किया, तो हमारे पास एक कैटेगरी बुक रहेगी जिसमें हमारे सारे सैम्पल पेपर्स रहेंगे। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए हुए हैं तो एक बुक हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गई। हमने एमसीक्यूज किए हैं तो एक बुक हमारे पास एमसीक्यूज बुक हो गई। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कैटेगरी की बुक रेडी है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करेंगे जब, तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो बुक भी प्राप्त करके आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिस के लिए और भी सैम्पल पेपर आने हैं,
तो साथ में रहेंगे और साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए हम आपके साथ साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।